हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे 19 और 20 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला इवेंट हमारा कह रहा है, किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो यह गठन किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट दोबारा से बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान किए गए निर्णय के अनुसार एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। यह समिति नए जिलों का गठन और व्यय को कम करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी। इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। तो भारत का पहला नंबरलेस कार्ड, यानी कि इस पर कोई नंबर नहीं दिया होगा, जितना भी डाटा होगा वो एप्लीकेशन पर स्टोर होगा। ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई, ये नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन बेस्ड फेमपे के द्वारा। क्या कह रहा है, ये देश की डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन में से एक फेमपे ने हाल ही में किशोरों के लिए, यानी कि जो माइनर्स हैं उनके लिए एक लक्षित देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। इन संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। कार्ड पर कोई संख्या नहीं है और सभी विवरण फेमपे एप्लीकेशन पर सहेजे जाएंगे। नेक्स्ट खबर कह रही है हमारी, हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। चट्टोग्राम जो बंदरगाह है ये बांग्लादेश में है। आप मैप में देख पा रहे होंगे कोलकाता, और ये जो ब्लू मार्क दिख रहा है ये बांग्लादेश में चट्टोग्राम बंदरगाह। इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखते हैं। केंद्रीय शिपिंग मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया। वर्चुअली रवाना किया था, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, गए नहीं थे वहाँ पे। यह ट्रायल रन बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पारगमन कार्गो की आवाजाही, कार्गो यानी बड़े जहाज जो मालवाहक जहाज होते हैं उनकी आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स के उपयोग के समझौते के तहत किया गया है। यह बांग्लादेश के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक छोटा मार्ग प्रदान करेगा। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए यह आजकल न्यूज़ में था। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत सरकार ने अपनी आयात नीति में कौन से कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया है। सबसे ज़्यादा इस समय चाइना से आने वाली चीज़ों पर ही अंकुश लगाया जा रहा है। तो चाइना से जो सबसे ज़्यादा कृषि उपकरण आता था वो आता था हमारा पावर टिलर। पावर टिलर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, पावर टिलर और इसके पार्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा चाइना से ही इंपोर्ट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से इसके इंपोर्ट पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा जारी बयान के अनुसार सरकार ने पावर टिलर्स और इसके घटकों यानी कंपोनेंट्स की आयात नीति में मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधन किया है। यानी पहले मुक्त था, अभी प्रतिबंधित है। आयातक को प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत उत्पाद आयात करने के लिए DGFT से लाइसेंस लेना आवश्यक है। इस कदम से मुख्य रूप से चीन से आने वाले उपकरणों के आवक को रोकने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे चाइना से आने वाले इंपोर्ट में कमी लाई जा सके और इंडिया जो है आत्मनिर्भर बन सके और इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया में ही डेवलप किया जा सके। अगला पॉइंट कह रहा है, नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार बड़ी अवसंरचना परियोजना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उपयोग किए जाने वाले पुनर्नवीनीकरण यानी रिसाइकिल्ड उत्पादों का प्रतिशत क्या है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स आते हैं इंडिया में, उसमें रिसाइकिल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिससे एनवायरनमेंट को डैमेज कम से कम पहुँचाया जा सके। कितना परसेंट किया जाता है इंडिया में? 25%। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को पूरे भारत की माध्यमिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पुनर्नवीनीकरण उत्पादों के 25% का उपयोग करना चाहिए। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने घोषणा की कि धातु, प्लास्टिक और कागज सहित पुनर्नवीनीकरण उत्पादों के माध्यमिक उत्पादों को बढ़ावा मिलना चाहिए, जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, कायर COIR, कायर को हिंदी में कहते हैं नारियल से मिलने वाला रेशा।
कायर बोर्ड भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है? तो यह भारत के MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये कायर बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार द्वारा कायर यानी कोकोनट फाइबर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत स्थापित किया गया है, जो MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हाल ही में 2019-20 में भारत से कायर और कायर उत्पादों के निर्यात उच्चतम बिंदु 2,757.90 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 30 करोड़ अधिक है। इस वर्ष लगभग 9 लाख मीट्रिक टन कायर और कायर उत्पादों का निर्यात किया गया था। नारियल के रेशे से बना है ये, इस नारियल के रेशे से संबंधित उत्पाद। तो हमें पता है नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दक्षिण भारत में, केरला में। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है जिसने भारत यूरोपीय संघ आभासी शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया है? भारत की तरफ से अभी जो यूरोपीय शिखर सम्मेलन हुआ था भारत के साथ 15वां, उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया था उर्सुला वॉन डेर लेयन ने, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम न्यूज़ देखते हैं पूरी। तो कहती है भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वें शिखर बैठक हाल ही में एक आभासी मोड, आभासी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, आभासी यानी कि जो हमारी वर्चुअल होती है ऑनलाइन के माध्यम से की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जबकि यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व उर्सुला वॉन डेर लेयन जी ने किया था। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और चार्ल्स मिशेल, जैसा कि आप टॉप राइट कॉर्नर में देख पा रहे होंगे, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष द्वारा भी किया गया था। ये सभी लोग सम्मिलित थे इसमें। नेताओं ने अगले 5 वर्षों में भारत यूरोपीय संघ सामरिक भागीदारी 2025 के लिए एक रोड मैप तैयार किया। आपसी सहयोग के लिए भी रणनीति मार्गदर्शिका को अपनाया। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, एन राम के बाद हिंदू समूह, द हिंदू न्यूज़पेपर आता होगा, आपने सुना होगा, द हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है मालिनी पार्थ सारथी जी को, इमेज, और जो राइट में है वो एन राम जी हैं। पूरी न्यूज़ कह रही है मालिनी पार्थ सारथी जी को द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। वे वर्तमान प्रमुख एन राम की जगह लेंगी। 2013 से 2016 तक हिंदू के पूर्व संपादक द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के सह अध्यक्ष भी थीं। उन्होंने द हिंदू सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी नामक एक थिंक टैंक की स्थापना की है। एन राम, मालिनी पार्थ सारथी, द हिंदू, ये 3 चीज़ें आपको एक साथ याद रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, भारत ने 2020 के किस महीने में 18 वर्षों के बाद 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस, जब हम चीज़ें खरीदते कम हैं और बेचते ज़्यादा हैं तो हमें व्यापार में मुनाफा होता है, और जो मुनाफा होता है उसे ट्रेड सरप्लस या व्यापार अधिशेष कहा जाता है। भारत को 18 वर्षों के बाद 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड सरप्लस प्राप्त हुआ है, यानी व्यापार में फ़ायदा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा जून 2020 के महीने में हुआ है। आप इमेज से समझ पा रहे होंगे, जो ट्रेड हमने अभी तक चल रहा था 2020 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में हम लोग ट्रेड डिफिसिट में थे, यानी व्यापार में हमें नुकसान हो रहा था। हम चीज़ें खरीद ज़्यादा रहे थे, बाहर भेज कम रहे थे, दूसरे देशों को बेच कम रहे थे। 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटते घटते जैसे जैसे कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और बाहर से चीज़ें आना कम हुई, वैसे वैसे हमारा ट्रेड डिफिसिट भी कम हुआ है। और जून के महीने में जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ और सबसे ज़्यादा चाइना से जो चीज़ें आती थी उन पर बैन लगा, तो अब देश में चीज़ें आ कम रही हैं और हम भेज ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है लगभग 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। और इसे टेम्परेरी सरप्लस कहा जा रहा है। टेम्परेरी सरप्लस इसलिए कि क्योंकि भारत जो है वो हमेशा के लिए चीज़ों को देश में आने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि भारत में तो चीज़ें उतनी सस्ती बन नहीं रही हैं, जो बाहर से आती हैं वो ज़्यादा सस्ती होती हैं। तो अगर हम बाहर से आने वाली चीज़ों को हमेशा के लिए बैन कर देंगे तो भारत में जो चीज़ें बनेंगी उनका प्राइस ज़्यादा होगा और ये कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ा देगा। इसलिए हमें बाहर से आने वाली चीज़ों को कभी ना कभी तो अलाउ करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे टेम्परेरी सरप्लस भी कुछ लोग कह रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जनवरी में इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और ये धीरे धीरे कम हुआ है, और जून में हमारा इंपोर्ट कम हो गया है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे ट्रेड सरप्लस क्या होता है।
ट्रेड सरप्लस जब चीज़ें हम खरीदते कम हैं और बेचते ज़्यादा हैं, तब जो मुनाफा होता है व्यापार में उसे ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। पूरी न्यूज़ कह रही है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत ने जून 2020 में 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया। यह अधिशेष 18 वर्षों के बाद पहली बार दर्ज किया गया है। कच्चे तेल, सोना और अन्य औद्योगिक उत्पादों की घरेलू मांग में कोविड-19 प्रेरित कमी के कारण देश का आयात काफ़ी कम हो गया था। इसने 21.11 बिलियन डॉलर के आयात और 21.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ एक व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस प्राप्त किया। हमेशा हम लोग घाटे में रहते थे, कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय सशस्त्र बलों को पूंजी अधिग्रहण के मामलों के लिए विशेष वित्तीय शक्तियां किस सीमा तक दी जाती हैं? ये अभी कुछ शक्तियों से बात करें तो कुछ सहायता राशि दी गई है 300 करोड़ रुपए की सशस्त्र बलों को। पूरी खबर ये कह रही है कि 15 जुलाई 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने भारतीय सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपए तक के तत्काल पूंजी अधिग्रहण का निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। यानी 300 रुपये का इमरजेंसी फंड इनके पास हमेशा रहेगा और 300 करोड़ रुपए तक का कोई भी डिसीजन या कोई भी परचेज ये कर सकते हैं। DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की थी। DAC का यह कदम भारतीय सशस्त्र बलों को उनकी उभरती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। यह निर्णय एक ऐसे समय में किया गया है जब भारत चीन तनाव दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर है। यानी 1961 के बाद भारत चीन में जो टेंशन है वो अब जो है वो पीक पर है, अभी तक माहौल शांत था। इसलिए यह जरूरी है कि सेनाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, नेल्सन मंडेला डे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस विश्व भर में 18 जुलाई 2019 को मनाया जाता है। रंग भेद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले विश्व नेता के रूप में नेल्सन मंडेला को रेसिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, रंग भेद। मंडेला दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर कार्यों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें अच्छे उद्देश्यों हेतु एक दूसरे का प्रेरित करना है। नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। याद रखने के लिए याद रखिएगा, 18 जुलाई 1918 1918 में प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ था। ठीक इनकी जीवन चक्र पर अगर हम देखें तो 1918 पूर्वी केपटाउन में जन्म हुआ था। उसके बाद 1943 अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे। 1956 देशद्रोह यानी ट्रीजन का आरोप लगा था, बाद में वापस भी ले लिया गया था। 1962 में गिरफ्तार हुए, 5 साल की कैद हुई। 1964 दोबारा दोषी पाए गए, आजीवन कारावास। और 1990 यानी लगभग 27 साल के लिए जेल भेज दिया गया। और जब 1990 में ये 27 साल बाद जेल से छूटे तो 1993 में इन्होंने फिर से देश के लिए काम करना शुरू किया और उसको देखते हुए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति यानी ब्लैक प्रेसिडेंट बने। 1999 राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए, 5 साल के लिए राष्ट्रपति रहे। 2004 सार्वजनिक जीवन से संन्यास लिया और 2013 में 95 साल की उम्र में निधन हो गया। नेल्सन मंडेला जी ने रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इसी कारण साल 1956 से उनके साथ 155 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया, जिसे 4 साल बाद खत्म कर दिया गया था। उन्हें देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अभियान चलाया। उन्हें साल 1964 से 1990 तक रंग भेद और अन्याय के खिलाफ लड़ाई के चलते जेल में जीवन के 27 साल बिताने पड़े थे। बहुत बड़ा समय होता है 27 साल। उसके बाद भी उन्होंने देश के लिए काम करना नहीं छोड़ा था। अगली न्यूज़ देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। टॉप 10 आपके हो गए हैं। यूनियन HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS फॉर HRD संजय धोत्रे हैव जॉइंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट विच इज इन शॉर्ट निष्ठा प्रोग्राम फॉर 1200 की रिसोर्सेज पर्सन KRPs फॉर आंध्र प्रदेश वर्चुअली फ्रॉम न्यू दिल्ली। न्यूज़ आपसे यही पूछी जाएगी कि जो निष्ठा प्रोग्राम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं यूनियन। और आंध्र प्रदेश के KRPs यानी की रिसोर्स पर्सन्स के लिए लॉन्च किया गया है। कितने? 1200। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा कह रहा है
On July 15, 2020, Union Minister for Food Processing Industries Harsimrat Kaur Badal ji addressed the opening session of two-day-long Digital Indo-Italian Business Mission on Food Processing held virtually. This webinar consists the digital conference, trade fair and B2B यानी business to business meetings where 23 Italian companies virtually exhibited their products and services for end users and other industry players in India. डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग ये हेल्ड हुआ था हमारा पंजाब में, और इसे किसने एड्रेस किया था? इसे एड्रेस किया था सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल जी ने। कब हुआ था ये? 15 से 16 जुलाई को। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा कह रहा है द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU वाज साइंड बिटवीन द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इंडिया, a unit of Ministry of Electronics and Information Technology, and Israel's National Cyber Directorate INCD. It was signed by the Director General DG of INCD Igal Yunna and India's Ambassador to Israel Sanjeev Singla. यह एक साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट को देखते हुए इंडिया और इजराइल के बीच एग्रीमेंट साइन किया गया है टू एक्सपेंड द कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी, इंडिया और इजराइल के बीच में। याद रखिएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2020 रिपोर्ट, इंडिया रैंक 34th इन बिजनेस डोमेन, 51st इन डाटा साइंस डोमेन एंड 14th इन टेक्नोलॉजी डोमेन. What was the news total? Here we say the report of Global Skill Index 2020, an in-depth view of state of the skills across the world, prepared for Coursera. This is the company who prepared the index. World's largest online learning platform shows that India surges ahead of the peers in the business and technology skills sets because of the growing young population. And what is important about Coursera? The founders of Coursera are Daphne Koller and Andrew Ng. CEO of Coursera is Jeff Megancalda, and the headquarters of Coursera is in Mountain View, California, United States of America. These were some important current affairs for 19th and 20th July. Hope you like the video. We'll see you in next video. Till then, take care and thanks for watching.